Assalamu alaikum to everyone. This is Akil Tahir, and today I am going to continue our series of lecture of applied physics, and the topic we are discussing was the Gauss's law. We have studied in this section, which is section number 5, chapter number 24, our course. We have studied the Faraday's experiment, what is the electric flux, and what are the observations regarding the electric flux, what is the electric flux density, and what is the Gauss's law. And we have find the statement. We have studied the statement of the Gauss's law and the proof that he provided through mathematical modeling in last lecture. Now we are further moving to the last topic of this section. हमने लास्ट टाइम गॉसेस लॉ का प्रूफ देखा था, स्टेटमेंट देखी थी और उसके प्रूफ को देखा था किस तरह गॉसेस ने मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई किया था और फैराडे के काम को ऑथेंटिकेट कर दिया था थ्रू हिज मैथमेटिकल मॉडल। और इसके रिलेटेड अब एक हमारा न्यूमेरिकल रह गया था। इस न्यूमेरिकल को आज हम कवर अप करने जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। इस न्यूमेरिकल को आज हम देखेंगे। इस न्यूमेरिकल को बहुत गौर से और कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे गॉसेस लॉ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट let an electric flux density D is given as D is equals to 4xy ax minus 2yz az। मीन्स एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है D, उसकी वैल्यू यहाँ नहीं दी गई बल्कि उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि D एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वैल्यू 4xy ax, यहाँ ax पे बार लगाना मुझसे रह गया, तो आप कंसीडर कीजिएगा इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ax यूनिट वेक्टर आ गया। तो एक्सप्रेशन बन गई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की 4xy ax माइनस 2yz az। तो मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वेक्टर फॉर्म में उसकी एक्सप्रेशन है 4xy ax माइनस 2yz az। यहाँ ay कॉम्पोनेंट एब्सेंट है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे हैव गिवन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, नाउ दे आस्किंग फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई। दे आर आस्किंग दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई आपको फाइंड आउट करना है लिविंग आउट फ्रॉम अ सरफेस बाउंडेड या फॉर्म बाय लिमिट्स एज इंडिकेटेड एज। ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जिसकी एक्सप्रेशन है ये, आपको फाइंड आउट करना है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस से कितना लीव आउट होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उस सरफेस से जिसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है ये, और साथ साथ वो जो सरफेस बन रही है उसकी लिमिट्स हैं ये। मीन्स एक्स की लिमिट है 0 से 3, वाई की लिमिट है 0 से 2 से 4 और z की लिमिट है 6। मतलब इन लिमिट्स के साथ जो हमारी सरफेस बन रही है, हमें क्या करना है, इन लिमिट्स के साथ जो हमारी सरफेस बन रही है जिस उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव आउट होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन होगी इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो नाउ सी हाउ द न्यूमेरिकल वर्क्स। मैंने यहाँ बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोबारा लिखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सप्रेशन है 4xy ax माइनस 2yz az। याद रखिएगा यहाँ ay का कंपोनेंट मिसिंग है, मींस नहीं गिवन है। इट मींस इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तमाम कंपोनेंट्स गिवन हो, कोई कंपोनेंट मिस हो सकता है, कोई कंपोनेंट एक्सक्लूड हो सकता है। हमारी जो सरफेस बन रही है उसकी लिमिट्स है, x की वैल्यू है 0 से 3, y की लिमिट्स हैं 4 से 2 से 4 सॉरी, और z 6 पे पड़ रहा है। अब इस सबसे पहले देखें, हमेशा हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू हैव टू प्लॉट द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इसी तरह अब पहले हम इस सरफेस को बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो सरफेस इस लिमिट्स के साथ बन रही है वो दिखने में कैसे लगेगी। तो सबसे पहले मैंने x की लिमिट्स बनाई, x 0 से 3, ये मेरा x एक्सिस है, तो 0 से 3 ये मेरा पूरा रीजन हो गया जो डेल्टा x को या x की लिमिट डेल्टा l को रिप्रेजेंट करा। याद रखिएगा सरफेस, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सरफेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंशियल लेंस। तो एक्चुअली मुझे वो 2 डिफरेंशियल लेंस के थ्रू जो सरफेस बन रही उसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा जनाब x लिमिट है 0 से 3, तो ये मैंने पूरा रीजन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, x 0 से x 3 तक ये पूरा रीजन आ गया। फिर कह रहे हैं y की लिमिट्स हैं 2 से 4, तो y 2 ये रहा, y 4 ये रहा। अब यहाँ से मैंने ये रीजन बनाया,
तो x 0 से 3 और y 2 से 4 का जो कंबाइंड रीजन बन रहा है वो है ये ब्लैक शेडो, जो ज़मीन पे शेडेड रीजन है, ब्लैक शेडेड रीजन जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है z इज इक्वल टू 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इस सरफेस से नहीं निकल रही, बल्कि वो उस सरफेस से निकल रही है जिसमें x लिमिट 0 से 3, y से 2 से 4 है, लेकिन साथ साथ z 6 पे हो। यानी कि ये जो सरफेस हमारी पड़ी हुई, ये सरफेस z 0 पे पड़ी हुई। तो अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को ऊपर उठाया है, उस लोकेशन पे जाके बिठा दिया जहाँ z की वैल्यू हो जाती है 6। मतलब यहाँ से इस सरफेस को 6 कदम ऊपर उठा के मैंने यहाँ बिठा दिया है। तो ये डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइंस इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि जो यहाँ कंपोनेंट की वैल्यू थी वही यहाँ हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस कंपोनेंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 3x का 3, y का 2 और z का 0। तो ये 3 2 0 है। लेकिन जब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ इस कंपोनेंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू होगी 3 2 6। याद रखिएगा यहाँ है 3 2 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6। इसी तरह यहाँ इस कंपोनेंट की वैल्यू है 3 4 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 6। इसी तरह इस कंपोनेंट की यहाँ वैल्यू है 2 0 0, तो यहाँ हो जाएगी 2 0 6। इसी तरह इस कंपोनेंट की यहाँ वैल्यू है 0 4 0, तो यहाँ जाएगी 0 4 6। तो ये है वो रीजन। एक्चुअली हमारी जो रिक्वायर्ड सरफेस थी वो ये सरफेस नहीं है, क्योंकि ये z0 ज़मीन पे पड़ी हुई, जबकि वो कह रहा है कि आपकी सरफेस पड़ी हो z6 पे। तो ये है वो सरफेस जो हमें बनानी थी। तो हमने पहला स्टेप अचीव कर लिया न्यूमेरिकल का, हमने वो सरफेस फाइंड आउट कर ली है जहाँ से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डाइवर्ज आउट हो रही है, और उस डाइवर्जिंग की जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी गई है। नाउ होप्स हो कि आपको पहला यहाँ समझ में आ गया कि सरफेस हमेशा कैसे बनाई जाएंगी जब आपको लिमिट्स दी जाती हैं। नाउ अब ज़रा से कॉन्सेप्ट देखें, डिफरेंशियल है, मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा एस, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गॉसेस लॉ का न्यूमेरिकल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो ऑब्वियसली फैराडे ने कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है बराबर होता है हमेशा नंबर ऑफ चार्जेस के, और गॉसेस लॉ ये कहता था कि कंटूर इंटीग्रल या क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस बराबर होता है, क्योंकि मतलब जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू साई। मीन्स अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो मुझे गिवन है, डी की एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे डी एस डिफरेंशियल सरफेस फाइंड आउट करनी है इस पूरे न्यूमेरिकल में, और फिर उसकी लिमिट्स लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना लीव आउट हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। तो सरफेस फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से हम इस डायग्राम पे, इसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया है, अब यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ की रिस्पेक्ट से। देखें 0 से 3 चला था तो ये हो गई डिफरेंशियल लेंथ डेल्टा एक्स, 2 से 4 चला तो ये बन गई डेल्टा वाई, तो ये वाली डिफरेंशियल लेंथ हो गई डेल्टा एक्स, ये वाली हो गई डेल्टा वाई। और इसी को जब मैं z कदम 6 कदम ऊपर लेके चला गया तो मेरे पास डिफरेंशियल लेंथ वही रही, डेल्टा वाई इसी तरह बनी, डेल्टा एक्स इसी तरह बनी। तो मुझे पता चल गया कि इस सरफेस का जो डिफरेंशियल सरफेस है, ये जो डिफरेंशियल सरफेस है डेल्टा एस, ये दो डिफरेंशियल लेंथ का कॉम्बिनेशन है विच इज़ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि गॉसेस लॉ के न्यूमेरिका की जो स्टेटमेंट है या गॉसेस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें डेल्टा एस नहीं बल्कि डी एस है, और वो भी वेक्टर फॉर्म के साथ। तो हमें डी एस फाइंड आउट करने के लिए मींस इस सरफेस की डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डी एस वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर जब आता है तो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। जबकि यहाँ अभी जो डी एस निकाला गया है, सॉरी डेल्टा एस निकाला गया, ये एक स्केलर वैल्यू है, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था कि वही दो कॉन्सेप्ट्स कि अगर आप डेल्टा एस सरफेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कौन सी दो डिफरेंशियल लेंथ इन्वॉल्व हो रही हैं, या तो आप देखें कि कौन सी दो डिफरेंशियल लेंथ इन्वॉल्व हो रही हैं, या देखें कि उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर कौन सा है। जो नॉर्मल वेक्टर जिस डायरेक्शन में प्रोसीड करोगा वो कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा या ज़ीरो होगा। तो मींस कांस्टेंट या ज़ीरो होने का मतलब है कि उसका डेल्टा कांस्टेंट या डेल्टा एल, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लेंथ को, तो जब कांस्टेंट या ज़ीरो होगा तो चेंज अपीयर नहीं होती, तो वो कंपोनेंट हमेशा डिफरेंशियल लेंथ हमेशा एब्सेंट हो जाती है। अब हम इस सरफेस से अगर देखें तो अगर इस सरफेस से एक नॉर्मल वेक्टर बनाया जाए तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा z एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यहाँ यूनिट वेक्टर बन जाता है az।
और ये हमें इजीली नज़र आ रहा है कि यहाँ डेल्टा जेड का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने दोनों तरीक़ों से ऑब्जर्व कर लिया कि डेल्टा एक्स होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और जो इस सरफेस की डायरेक्शन होगी वो होगी ए जेड। तो फर्दर ऑनवर्ड्स जब हम डेल्टा एक्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर ए जेड लगाना पड़ जाएगा। यही चीज़ हमने आगे की है, ये चीज़ मैं आपको कवर अप कर चुका हूँ। एक्चुअली ये फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है, ये रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है। हमें इस मैथमेटिकल मॉडिकल क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू साई, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डी डॉट डी एस को सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा एस हमारे पास है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। डेल्टा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बिगर चेंज के लिए हम उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो डी एस हो जाएगा, डेल्टा ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया तो डी एस हो गया डी एक्स डी वाई। अब मुझे ये जो कंपोनेंट नज़र आया, क्योंकि यहाँ ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए मुझे डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन कौन सी होगी? जो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। और यहाँ में नॉर्मल टू द सरफेस जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो है ए जेड। तो इस वजह से अब डी एस वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा डी एक्स डी वाई इंटू ए जेड। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में, डी एस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैं इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मैंने 4xy ax माइनस 2yz az को डॉट किया dx dy az के। तो 4xy पहले ये वाला कंपोनेंट ax का इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डॉट हुआ तो मिल गया 4xy इंटू dx dy, और ये ax और az का डॉट प्रोडक्ट यहाँ ले लिया गया ax डॉट az। फिर माइनस 2yz dx dy के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2yz dx dy, और ये az यूनिट वेक्टर इस az यूनिट वेक्टर के साथ डॉट हो गया। रिमेंबर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स corresponding to same coordinate system is always equals to 1, whereas the dot product of two different vector is always equals to 0। तो ax डॉट az 0 हो गया, 0 होने की वजह से ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो गई, और az डॉट az 1 हो गया, तो 1 होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस 2yz dx dy के बराबर आ गया। मीन्स d डॉट ds की एक्सप्रेशन जो भी हमें मिली है वो है माइनस 2yz dx dy। अब मुझे इस पर सरफेस इंटीग्रल लगाना है, क्लोज इंटीग्रल लगाना है। तो मैंने कंटोर या क्लोज इंटीग्रल सरफेस का लगा दिया d डॉट ds। तो यहाँ मैंने कंटोर इंटीग्रल लगा दिया, क्लोज इंटीग्रल लगा दिया, और ये एक्सप्रेशन जो आई थी मेरे पास 2yz dx dy ये मैंने यहाँ लिख दी। अब सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि यहाँ दो डबल इंटीग्रल होगा। और डबल इंटीग्रल क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास ऑपरेटर्स भी दो हैं, एक मुझे डेरिवेट करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और एक विद रिस्पेक्ट टू dy। क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, बीच में प्लस माइनस के साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैं इंटीग्रल्स को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है इस पूरे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड dy, तो मतलब z और ये जो माइनस 2 है ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो माइनस 2z मैंने एक्सप्रेशन से बाहर ले लिया। उसके बाद डबल इंटीग्रल किया, पहले मैंने इंटीग्रेट किया x की रिस्पेक्ट से, तो x की लिमिट लगा दी 0 से 3 और dx यहाँ आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया y की इंटीग्रेशन, y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया क्योंकि dy का कॉम्पोनेंट है, तो y dy ये इधर आ गया, और इस पे y की लिमिट लगा दी विच आर 2 to 4, तो 2 से 4 लगा दी। ओके, अब जब मैं dx करूँगा, इंटीग्रल करूँगा, तो x आ जाएगा रिजल्ट x, तो माइनस 2z x, और x की लिमिट्स आ गई 0 से 3। इसी तरह y dy को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 y स्क्वायर, और y स्क्वायर की लिमिट्स लग जाएंगी अब 2 से 4, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं x पे लिमिट्स लगा रहा हूँ, तो x की लिमिट्स हो जाएंगी अपर माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 0। इसी तरह तो ये हो गया माइनस 2z ब्रैकेट 3 माइनस 0, अब मल्टीप्लाई होगा 1/2, और अब इस y पे लिमिट्स लगेंगी अपर माइनस लोअर, तो y क्योंकि स्क्वायर है तो बन गया y पे पहले लगाया 4, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, द क्वेश्चन इज दैट कि अब z को किससे रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इस पूरी सरफेस पे
z कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू है 6, क्योंकि मैं इस छत पे या इस पे कहीं भी जब भी किसी पोजीशन किसी पॉइंट पे मूव करूंगा तो मेरे x और y के कंपोनेंट चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल लेंथ एग्जिस्ट करती हैं डेल्टा x और डेल्टा y। तो डेल्टा x और डेल्टा y की रिप्रेजेंटेशन इसी चीज़ को प्रूव करती है कि हमेशा चेंज आएगा x में या y में, z में चेंज नहीं आएगा। तो आप इस सरफेस में जो छत पे जब भी किसी कोऑर्डिनेट्स को या अपने पिक्सल को अपने मूव करेंगे कर्सर को, तो आपके हमेशा x और y के कंपोनेंट चेंज होंगे, z का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। मीन्स z इज़ अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, इस वजह से डेल्टा z अपीयर नहीं हो रहा था हमारे पास। तो अब यहाँ इस सरफेस पे हमने देखा कि z की वैल्यू है 6, तो इस z को मैंने 6 से रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई -2 इंटू 6, 3 माइनस 0 गिव्स 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 16 माइनस 4 गिव्स 12। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दी है, 2 6 12, 12 3 36, ओके। और ये हो गया 16 माइनस 4 12, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो इसको मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया। तो -36 इंटू 12/2, 2 1 टाइम, 12 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो -36 इंटू 6 गिव -216। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू गॉसे लॉ इट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल d.ds। तो इस तरह हमने कहा कि टोटल इंटीग्रल हो गया d.ds इज इक्वल टू q नंबर ऑफ चार्जेस विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये वैल्यू आ गई -216 कूलम्स के। तो इस तरह एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है गॉसेस लॉ का। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, कोई स्टेप मिस नहीं किया, कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं किया, हर स्टेप में मैंने आपको चीज़ें इंडिकेट की हैं। इफ़ यू फील फर्दर एनी क्यूरी और कॉम्प्लेक्सिटी और एनी प्रॉब्लम, you may call me on when we have our live session गूगल क्लासरूम्स के लाइव सेशन में आप अपनी क्यूरीज को लेके आ जाइएगा। प्लस नेक्स्ट अगर कोई आपको इशू है नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे ईमेल कर दें, आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड यू एट माई अर्लीस्ट। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर 5 या सेक्शन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 24 एंड होता है। होप्स हो कि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। आई हैव प्लेड माई पार्ट एट माई बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।